अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। उसके बाद हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे, फिर आइसोटोप्स की अबंडेंस को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो लेक्चर लिखा हुआ है ये आपके पास मौजूद है, रिलेटिव एटॉमिक मास अबंडेंस है, आइसोटोप्स के बारे में है। सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आती है रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है डिफरेंट एलिमेंट्स का वो क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट के एटम हैं जो एज़ कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, कि आपके पास जो भी एलिमेंट होगा उसके एटम्स का जो मास होगा आप उसको कंपेयर करेंगे कार्बन के साथ, और कार्बन का मास आपने कौन सा फिक्स कर दिया है, 12, जो कार्बन का मास है। कार्बन के मास के साथ आप कंपेयर करके आप उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमने फाइंड किया, जैसे हमारे पास आ गया है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो ये है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। इसी तरह आपके पास क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब के रिलेटिव एटॉमिक मास आप फाइंड कर सकते हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये आप अबंडेंस से भी देखते हैं। और इसके अलावा इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है आपका आइसोटोप। आइसोटोप का जो फिनोमेनन है सबसे पहले एक साइंटिस्ट सॉर्डी ने डिस्कस किया था और इसको आइसोटोपी का नाम दिया। और इसके अंदर आप देखते हैं क्या है कि आपके पास एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखें, आपके पास एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम हैं, जो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास नंबर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो सेम होंगे, लेकिन आपके पास मास नंबर, क्योंकि आप कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्योंकि वेरी कर रहे होंगे, इसकी वजह से मास नंबर इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके साथ ही हम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सिमिलर होंगी। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन की है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो कार्बन की है। जब हम इनकी एग्जांपल, इन दोनों को एग्जांपल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किसकी आ जाती है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के अंदर अगर हम इसका फर्स्ट वाला आइसोटोप प्रोटियम देखते हैं तो प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और न्यूट्रॉन भी क्या है, 1 है। लेकिन जब हम इसके दूसरे आइसोटोप को देखते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन तो 1 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब कितने हैं, अब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें प्रोटॉन 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास जो फर्स्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, लेकिन आपके पास जो दूसरा है ड्यूटेरियम है, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। और इसी तरह अगर आप देखें आपके पास जो इसका थर्ड आइसोटोप है ये वाला ट्राइटियम, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो मीन के आपके पास वेरी क्या चीज़ कर रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की, आप कार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन की एग्जांपल के अंदर भी ऐसा ही है। देखें आपके पास कार्बन के अंदर अगर आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। इसी तरह जब आप उसका दूसरा आइसोटोप देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है 6,
लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अब कितने हैं, 7 हैं। और इसी तरह अगर आप इसका थर्ड आइसोटोप देखते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अब कितने हैं, 8। मीन के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के वेरी करने की वजह से उसका मास नंबर क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर वो किसकी बेस पर है, प्रोटॉन नंबर बेस पे कर रहा है। और तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के सेम होने की वजह से एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। ये हमारे पास आइसोटोप। इसके अलावा आपके लास्ट पे आ जाते हैं, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपके एज फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए है कि अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्लेडियम के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने, ऑक्सीजन के कितने, निकल के, मीन के आपके यहाँ पे सब जो बुक के अंदर मेंशन हैं वो मैंने सारे इधर लिख लिए हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। मीन के हमारे पास जो डिफरेंट एटम्स, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के जो आइसोटोप हैं उनकी अबंडेंस को भी हमने देखना है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये अबंडेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है। ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप है, जब हमें डिफरेंट एटम्स के आइसोटोप्स की अबंडेंस का पता चल जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, वो जो एटम है उसी की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसी से हम बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन कि हम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे कि उसका कौन सा एटम का आइसोटोप है जो वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर रहा होगा। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखिए आपके पास आ गए, और उसके बाद अबंडेंस। तो इन दोनों में से आप बता सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप, इन दोनों आइसोटोप में से कौन सा आइसोटोप है जो वो ज़्यादा अबंडेंस है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है ये 99.985% पाया जा रहा है। मीन कि इसकी अबंडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड आइसोटोप। इसके बाद हमारे पास हैं 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, 300 हैं जो वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। उसके बाद मोनो जो आइसोटोपिक एलिमेंट्स भी हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ आइसोटोप जस्ट 1 होगा, जैसे आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड वगैरह हैं, इनके नंबर ऑफ आइसोटोप 1 ही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन एटॉमिक नंबर्ड आइसोटोप एंड ऑड एटॉमिक नंबर्ड आइसोटोप। तो ये हमारे पास जो इवन एटॉमिक नंबर्ड आइसोटोप हैं ये हमारे पास आ जाते हैं। ये हमेशा इनके जो नंबर ऑफ़ आइसोटोप होते हैं ये मोर देन 2 होते हैं, मीन के 2 से ज़्यादा होंगे हमेशा। लेकिन जो आपके पास ऑड एटॉमिक नंबर्ड आइसोटोप्स होंगे ये कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। मोस्टली ये जो होंगे इनके 2 होंगे या 2 से कम होंगे। इसी तरह अगर आप देखें आपके पास 280 में से 154 आइसोटोप ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। तो आपके स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या, तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनका मैस डिटरमाइन करते हैं। तो मैस को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, मैस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अबंडेंस को डिस्कस किया था। अबंडेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसके आइसोटोप का मैस क्या है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा, हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हम जो कंपाउंड इनलेट करेंगे वो हमारे पास किस फेज़ में होना चाहिए, गैस फेज़ में होना चाहिए। सबसे पहले हम उसको वोलेटाइल करेंगे, उसके बाद हम उसको आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर ले जाएंगे। गैसियस फेज़ के बाद वो आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जाएगा। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो वो कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट होगा। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो उसकी एनालिसिस होगी उस कंपाउंड की, देन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन रिकॉर्डर से हमारे पास जस्ट लास्ट पे पीक्स आ जाएंगी। जैसे हमारे पास ये लास्ट पे जो ये ग्राफ बना हुआ है ये पीक्स रिकॉर्ड
हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो बुक के अंदर मेंशन है ऑलरेडी जो चीज़ें वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और जो नई जो मैं यहाँ पे नई एक्सप्लेन लिख सकी वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो कंपाउंड होगा, जो भी सब्सटेंस होगा जिसका हमने मास डिटरमाइन करना है, जिस कंपाउंड का हमने मास डिटरमाइन करना है उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, मीन कि हमारे पास इसकी वर्किंग क्या है। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सबसे पहले हमने उस कंपाउंड को क्या करना है, गैस फेज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। जब हम गैस फेज़ के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंड हम उसको आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर हम उसको क्या करते हैं, इंटर करवाते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। उनकी बम्बार्डमेंट की वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो आयंस में कन्वर्ट होता है। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मीन कि हमारे पास हम डिफरेंट जो हमारे पास आता है, जैसे हमने यहाँ से कंपाउंड जो था वो उसको इनलेट करवाया, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर उसको क्या किया है, हमने उस कंपाउंड की आयोनाइजेशन करवाई है। देन हमारे पास एनालिसिस आ गई, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारे पास वो हमने ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यह एच है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 500 से 2000 वोल्ट तक हम अप्लाई करेंगे, और देन फिर हमारे पास ये होगा कि जब हमारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देंगे, देन हमारे पास जो रेडियस है वो जिस सर्कुलर पाथ के अंदर हमारा आयन मूव कर रहा होगा उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम इंक्रीज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट रखेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो आर है, रेडियस है, इसका सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारा वर्किंग था। इसके बाद हमारे पास ये देखें, आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर इनलेट है, जिससे आपने जो भी कंपाउंड था उसको इंटर करवाया। इंटर करवाने के बाद उसको हमने आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर करवाया। यहाँ पे हमारे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी बम्बार्डमेंट करवाई। उसके बाद हमारे एनालिसिस हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, और उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर था। डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर से हमारे पास लास्ट पे वो जो रिजल्ट्स आ गए। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, जो आपके पास ग्राफ आ रहा है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये ग्राफ आपके पास नियॉन का है, नियॉन का ग्राफ है। नियॉन के लिए आपके पास उसका मैस नंबर है जो वो आपके पास, आपको पता है उसके एक आइसोटोप का जो मैस है वो 20 होता है, दूसरे का 21 है और थर्ड वन का 22 है। जब हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस को देखते हैं तो वो हमारे पास पीक्स की फॉर्म में आ जाती है। तो जब हम इसकी अबंडेंस देखते हैं तो देखें आपके पास उसकी फर्स्ट वाले आइसोटोप की अबंडेंस 90.92% है। जो आपके पास दूसरा आइसोटोप है 20, उसकी कम है, 0.25 है। इसी तरह जो 22 वाला आइसोटोप है उसकी 8.82 है। मीन कि आपको अगर एलिमेंट्स, आपको नियॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ अगर एक्सप्लेन करनी पड़ जाएं, तो पीछे भी मैंने बताया था कि जो आप एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज़। अब मुझे आप बताएं कि आपके पास ये जो नियॉन है, नियॉन की प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। नियॉन की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम इन तीनों आइसोटोप्स की अबंडेंस देखेंगे। जिस आइसोटोप की अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी उसी की प्रॉपर्टी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो आपके पास नियॉन का जो 20 नंबर मैस नंबर वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस 90.92 है। मीन के सबसे ज़्यादा ये पाया जा रहा है, ये वाला आइसोटोप। तो आप जो नियॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली किसकी बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, इस आइसोटोप की बेस पर करेंगे। इसके बाद आपने इस आपके पास मैस नंबर भी आ गया, रिलेटिव अबंडेंस भी एक्सप्लेन होगी। तो अब आपने क्या करना है, उसके एटॉमिक मैस को फाइंड करना है कि आपके मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का पर्पस क्या है, कि आपने मैस डिटरमाइन करना है। तो मैस नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस जब आपके पास आ जाएगी तो आपके पास आप अब मैस को भी फाइंड कर सकते हैं।
तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास जो अब आप डिटरमाइन करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है मास नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रिलेटिव अबंडेंस के साथ, और देन आपके पास तीनों के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के साथ आप मल्टीप्लाई करके देन आपको प्लस करेंगे और आप 100 के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ये है जो ये नियॉन की रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन है 20.18। इसी तरह आपके पास देखें अब ये है जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, जो ये आप कैसे बताते हैं कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि डिफरेंट आइसोटोप से। जैसे आपके पास नियॉन है, ये नियॉन है तो नियॉन के 3 आइसोटोप हैं जिसके एक का नंबर मास नंबर क्या है 20 है, एक का 21 है और एक का 22 है। इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे आपके पास आ जाती हैं गैसियस डिफ्यूजन के जरिए कर सकते हैं, थर्मल डिफ्यूजन के जरिए कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के जरिए कर सकते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन के जरिए भी आप आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है और ये हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो हम एम्पेरिकल फार्मूले को डिस्कस करें। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम्स की प्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास अगर हम इसको जो एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का C6H6, ये बेंजीन का आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, आपके पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसके अंदर देखिए आपके पास क्या आ जाता है, सिंपलेस्ट फार्मूला डेट गिव्स स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ डिफरेंट प्रेजेंट इन दी कंपाउंड। ये आपके पास जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ये आपके पास बेंजीन के फार्मूले के अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, ये CH की फॉर्म में आ जाता है। जबकि इसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। अब हाउ टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स, थर्ड है एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, एटॉमिक रेशियो इन सिंपल होल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास क्या मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ अ कंपाउंड, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स, तो ये हमारे पास कैसे आएंगे, मास ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास, तो ये भी परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो चीज़ है वो एटॉमिक रेशियो है, तो एटॉमिक रेशियो के लिए आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो अब इन तीनों चीज़ों से, इन चारों चीज़ों से आप एम्पेरिकल फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, फाइंड करना है अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसके अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो तो दी हुई है, लेकिन बाकी आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स भी आपने फाइंड करने हैं, एटॉमिक रेशियो भी आपने फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर से फाइंड करके फिर आपने एम्पेरिकल फार्मूला इसका लिखना है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो अस्कॉर्बिक एसिड की है। अस्कॉर्बिक एसिड की परसेंटेज कंपोजिशन है जो वो उसने मेंशन की हुई है बुक के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगी परसेंटेज कंपोजिशन जो कार्बन की है वो
वो 40.92 है, हाइड्रोजन की 4.58, ऑक्सीजन की 54.5 ग्राम्स है। तो जब आप परसेंटेज कंपोजिशन तो आपकी ऑलरेडी मेंशन है, अब नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स आपने लेना है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स के लिए हमने ये इसका हमारे पास फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट मीन कि आपके पास जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो परसेंटेज में लेंगे आप एटॉमिक मास के, आपके पास जो उसका एटॉमिक मास होगा उससे आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास मास ऑफ एलिमेंट परसेंटेज में क्या आ रही है, वो 40.92 कार्बन की है। ये देखिए कार्बन के लिए 40.92, आपने डिवाइड उसको किससे करना था, एटॉमिक मास से। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। इसी तरह जब हाइड्रोजन की देखते हैं तो उसका आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, उसका मास क्या है, हाइड्रोजन का 4.58, जबकि इसका एटॉमिक मास है जो वो 1.008 है। ये जो कार्बन का 12 है 0, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ये फिक्स्ड है। आप देखें आपके पास ऑक्सीजन है तो इसकी 16 है, तो इससे आपके पास इसकी नंबर ऑफ ग्राम्स और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो जब आपके पास अब नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। अब उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर ऑफ ग्राम्स एटम एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम्स एटम एक ही बात है। तो अब जब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट ओवर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे जो मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स वो मैंने इसीलिए कहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ये वाले जो आपने ये ऑलरेडी ऊपर फाइंड किए हैं ये यहाँ पे अब आपने लिखने। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास तीनों के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं। तो यहाँ पे देखें अब आपने देखने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से, ये 3.41 है, आपके पास 4.54 है और 3.40 मीन के ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉलेस्ट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट ओवर आपने क्या कर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन के क्या है, कार्बन के नंबर ऑफ मोल 3.41, तो आपके पास स्मॉलेस्ट आ जाएंगे, उसके साथ आप डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल और स्मॉलेस्ट के साथ आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ऑक्सीजन के गिवन है और ऑक्सीजन के साथ स्मॉलेस्ट के साथ आपने इसको, इस तरह आपके पास जो रेशियो आएगी वो ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एटॉमिक रेशियो इन सिंपल होल नंबर। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाली जो रेशियो आ जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, इसको अगर आप किसी सूटेबल डिजिट के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 के साथ किया है, जब आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3:4:3 आ जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 3, मीन के एम्पेरिकल फार्मूला अस्कॉर्बिक एसिड का ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। तो ये मैं दोबारा बता दूं कि एम्पेरिकल फार्मूला अस्कॉर्बिक एसिड का हमने कैसे फाइंड किया है। तो इसके लिए हमारे पास 4 चीज़ें थी, हमने 4 चीज़ों को यूज़ किया। परसेंटेज कंपोजिशन हमारी ऑलरेडी इधर दी हुई थी, जो एग्जांपल थी। अगर नहीं भी दी हुई होती तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने फार्मूला यहाँ पे इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने, एटॉमिक रेशियो करनी है और लास्ट पे आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। तो वो लास्ट पे जो है वो अस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला है।